हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम यूनिट सेकंड का जो बी पार्ट है, माइक्रो टीचिंग क्या है, उसके कंसेप्ट के बारे में, प्रोसीजर के बारे में, उसके मेरिट्स, लिमिटेशंस और जो भी हमारी जो 5 स्किल्स हैं, स्किल्स ऑफ इन माइक्रो टीचिंग के, जैसे कि स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं तो माइक्रो टीचिंग जो है वो ड्वाइट एलन ने जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1963 में दी थी। और पहले जो है इसे कैसे यूज़ किया जाता था, ट्रेनिंग के पर्पज़ से कि बच्चों को जो है पढ़ाना है, इसलिए टीचर को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इसीलिए जो डीडी तिवारी हैं, इंडियन अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे पहले डीडी तिवारी ने स्टार्ट किया था 1967 में इलाहाबाद में। फिर उसके बाद धीरे-धीरे जो है जीबी शो ने भी स्टार्ट किया और उन्होंने कैसे शो किया, टेप रिकॉर्डर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आपको जो है इन शॉर्ट इतना सारा तो नहीं लिखना, आप क्या लिखोगे सबसे पहले कि ये जो है ड्वाइट एलन ने स्टार्ट किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1936 में, और डीडी शो का आप दे देना। और अगर हम देखें तो माइक्रो टीचिंग जो है उसके फादर जो हैं वो बीके पसी को बोला जाता है, जिन्होंने 32 स्किल्स दी थी, इतना लिख देना आप। फिर उसके बाद माइक्रो टीचिंग होती क्या है? माइक्रो टीचिंग जो है एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप प्री सर्विस और इन सर्विस स्टेजेस जो है वो सारे जो है बच्चों को सिखाते हो। जैसे हम कह सकते हैं, इसे हम स्केल डाउन टीचिंग भी बोलते हैं। जैसे हमारा एक जो लेक्चर होता है, एक पीरियड होता है, वो 5 से 40 टू 45 मिनट्स तक होता है ना, 35 टू 40 मिनट्स का भी हो सकता है। लेकिन जो माइक्रो टीचिंग है उसे हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं कुछ मिनट के लिए, ताकि बच्चा जो है वो, जो प्यूपिल टीचर हैं, वो उन स्किल्स को जो है वो बार-बार प्रैक्टिस करके अच्छे से जो है वो पढ़ाना सीख सके। तो ये जो है स्केल डाउन टीचिंग होती है, जिसे रिड्यूस कर दिया जाता है 5 टू 10 मिनट्स तक। फिर उसके बाद जो है इसकी डेफिनेशंस दी हुई हैं डिफरेंट कि माइक्रो टीचिंग क्या है। एलन रियान ने बोला है कि माइक्रो टीचिंग एज अ स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर्स इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। इसमें क्या है कि क्लास टाइम भी कम कर देते हैं और क्लास साइज भी कम कर देते हैं, ताकि प्रैक्टिस हो सके। फिर उसके बाद जो है पासी एंड ललिता ने भी बोला है कि माइक्रो टीचिंग क्या है, एक ऐसी ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें स्टूडेंट टीचर्स जो हैं वो टीच करते हैं एक सिंगल कंसेप्ट, बार बार जो है स्पेसिफाई किसी स्किल को ले लेते हैं, और उसमें स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं और शॉर्ट टाइम होता है, और उसी से जो है हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो अब इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, स्केल डाउन टीचिंग। स्केल डाउन टीचिंग कैसे है कि जैसे इसमें 40 टू 45 मिनट्स का पीरियड नहीं है, इसमें सिर्फ कुछ मिनट्स लगाए जाते हैं, जैसे 5 टू 10 मिनट्स, ताकि उस स्किल को हम प्रैक्टिस कर सकें। और ये जो है रियल टीचिंग में भी हेल्प करता है हमें आगे जाके। फिर उसके बाद जो है इंडिविजुअलाइज्ड डिवाइस है कि जौन सी भी स्किल हमें नहीं आती, फॉर एग्जांपल अगर हम जो है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं ना, तो हम बार बार उसे ही प्रैक्टिस करेंगे, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन को नहीं करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से हमें फीडबैक भी मिलती है, ये हमें फीडबैक प्रोवाइड करता है कि हम कहाँ पे सही हैं और क्या क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये हमें फीडबैक प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम टीचर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। टीचर्स कौन से? जो प्यूपिल टीचर हैं वो आगे जाके अच्छे टीचर बने, ताकि जब भी जो है ग्रेजुएशन बीएड जो है करने के बाद जो है वो अच्छे से पढ़ा सकें। फिर उसके बाद जो है सिलेक्शन ऑफ वन स्किल। इसमें क्या होता है कि आप एक स्किल को सिलेक्ट कर लेते हो। जैसे मैंने आपको इतनी सारी स्किल्स बताई है ना, तो माइक्रो टीचिंग में सबसे पहले आप जो है एक स्किल पे जो है प्रैक्टिस करते हो, फिर उसके बाद दूसरी और फिर तीसरी। इसी तरीके से ये कौन सी टेक्निक है? प्री सर्विस और इन सर्विस, मतलब कि ये सर्विस से पहले और या सर्विस में भी आप जो है धीरे-धीरे अपने किसी स्किल को बढ़ाने के लिए कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अज्यूमशंस क्या हैं कि रियल टीचिंग की तरह ही होता है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होती, मतलब क्लासरूम में जाके क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आप उसे पहले से ही समझ लेते हो। ट्रेनिंग है एक तरह से, क्योंकि ये क्या करता है, फोकस किस पे करता है? ट्रेनिंग पे, क्योंकि ये ट्रेन करता है हमें सारी स्किल्स को। फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिस भी ये इंक्रीज़ करता है और नॉलेज बढ़े, एक्सपैंड करता है उन रिजल्ट्स को, जिससे नॉलेज बढ़े, ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल्स कौन-कौन से हैं? जैसे सबसे पहले क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। वही यही मैंने आपको अभी बताया कि इतनी सारी स्किल्स हैं, और इतनी सारी स्किल्स को सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, जौन-सी भी स्किल आपको अच्छे से नहीं आ रही उसको आप पहले तो आपको फीडबैक मिलेगी, है ना? तो आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस कर के सीखोगे। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या है
कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आपको बताया जाए, है ना? पॉज़िटिव, नेगेटिव आपको आपको पता चले, वो होता है रीइन्फोर्समेंट। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। ये क्या है? एक्सपेरिमेंट है कि जैसे आप बार-बार पढ़ा के देखते हो कि हाँ, इस वे से कराना चाहिए या इस वे से करवाना चाहिए, है ना? फिर उसके बाद आपको जो आपकी प्यूपिल टीचर साथ में जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, पीर ग्रुप है, वो आपको बताएँगे कि यहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो, है ना? तो ये भी एक तरह से एक्सपेरिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद जो है इवैल्यूएशन, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन कैसे है कि जब आप 5-10 मिनट पढ़ाओगे उसके बाद जो है बाकी के जो पीर ग्रुप बैठा है आपको बताएगा कि कहाँ-कहाँ पे मिस्टेक थी, क्या-क्या आप और ऐड कर सकते हो, कहाँ-कहाँ पे अच्छा है ना? तो आपको इवैल्यूएशन भी हो जाता है, इसमें सुपरवाइज़ भी किया जाता है क्योंकि एक जो है सुपरवाइज़ करने के लिए भी टीचर बैठा होता है और इसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होती है। मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चनिंग वगैरह एक्सप्लेनेशन भी करते हैं, है ना? तो एक तरह से पूरा जो है प्रोसीजर चलता है, कंटिन्यूटी चलती है। अब इसके स्टेप्स क्या-क्या हैं? सबसे पहले माइक्रो टीचिंग में हम क्या करते हैं, स्किल्स को डिफाइन करते हैं, हमारी स्किल्स कौन-कौन सी हैं, या हम आगे पढ़ेंगे। वैसे मैंने इतनी बार बता भी दी हैं ये जो 5 स्किल्स हैं। फिर उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्किल, जो कुछ जितनी भी स्किल्स हैं उनको आगे जो है करके भी बताना है। लेसन प्लान को हमने प्लान करना है, प्लानिंग द लेसन। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उस लेसन जो भी लेसन प्लान को हमने बनाया है, उसको हमने टीच भी करना है। जब हमने टीच कर लिया है, फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगी, डिस्कशन होगी कि क्या हमने अच्छा किया, क्या हमसे नहीं हुआ या क्या हमें ऐड करना होगा, है ना? फिर उसके बाद क्या होगा, रीप्लान, रीटीच। आप पहले रीप्लान करोगे, है ना? क्या-क्या जो ऐड करना चाहते हो वो आप ऐड करोगे, फिर उसके बाद दोबारा टीच करोगे, है ना? फिर रीडिस्कशन होगी, फिर बताया जाएगा आपको, है ना? फिर इसी तरीके से ये जो है पूरा साइकिल चलता रहता है। अब इसकी मेरिट्स क्या है? सबसे पहले क्या है कि टीचर ट्रेनिंग डिवाइस है, टीचर को ट्रेन किया जाता है, बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है ना? टीचिंग स्किल्स की नॉलेज दी जाती है, टीचिंग स्किल्स को डेवलप किया जाता है, टीचर्स में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। फिर उसके बाद जो है रियल टीचिंग जो है वो कर सके अच्छे से, कोई प्रॉब्लम ना आए, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए टीचिंग पे फोकस रहे, खुद को इवैल्यूएट कर सकें, है ना? कंटिन्यूअसली रीइंफोर्समेंट मिलता है क्योंकि उस टाइम पे जो है आपका पीयर ग्रुप भी बैठा होता है, प्लस जो है एक टीचर भी बैठा होगा, सुपरवाइज़र, जो आपको जो है बाद में बताएगा कि क्या-क्या आपके मिस्टेक्स हैं। फिर उसके बाद जो है आपको एक इससे जो है आपको हेल्प मिलेगी। एक इंडिविजुअलाइज़्ड डिवाइस भी है, प्री सर्विस और इन सर्विस के लिए, दोनों के लिए ये जो है यूज़फुल है क्योंकि ये एक तरह से रिसर्च टूल है जिससे हम रिसर्च करते हैं कि कौन-सी स्किल जो है वो हमें आ गई है, कौन-सी जो है हमें प्रॉब्लम है, तो हम उस स्किल को अच्छे से और प्रैक्टिस करके सीखें। सो इसकी डिमेरिट्स क्या हैं? तो समटाइम्स जो है बार-बार करना कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है ना? ट्रेन्ड टीचर चाहिए होता है, तभी बार-बार जो है पीर ग्रुप भी उतना चाहिए, बार-बार प्रैक्टिस करना है तो उतना टाइम भी ज़्यादा लगेगा, है ना? डिस्टर्ब कर सकता है हमारे टाइम टेबल को, हो सकता है कि इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास हो ही ना। एक्चुअल टीचिंग में डिफ़िकल्टी आ सकती है क्योंकि ये क्या है, हम स्केल डाउन टीचिंग कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उस क्लास के बच्चे बैठे हों। अगर हमने बिठाए भी हैं तो 5-10 बिठाए होंगे, है ना? तो अगर हम 5-10 बिठा के तो उनको हैंडल कर लेंगे, लेकिन बाद में जब हम रियल क्लासरूम में जाएँगे तो उसमें 40 टू 45 बच्चे होंगे तो उनको कैसे हैंडल करेंगे, है ना? तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है और उसके बाद जो है प्रेज़ेंटेशन में भी कई बार प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब जो है सबसे पहले हमारी स्किल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो कौन-सी है? स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपने जब जाना है तो कैसे आपने जो है स्किल ये यूज़ करनी है, इंट्रोड्यूस कैसे करना है? सबसे पहले क्या है कि स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन में आप क्या करोगे कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द पीपल्स। आप क्या देखोगे कि प्रीवियस नॉलेज कितनी है बच्चों को, है ना? फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यूजिंग एप्रोप्रिएटेड डिवाइसेस। कौन-कौन से डिवाइस आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कुछ दिखा के, ऑडियो विजुअल एड्स या कुछ सुना के, या वैसे आप कोई चार्ट लेके, कोई मॉडल लेके, है ना? क्वेश्चन से रिलेटेड, या फिर मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी। जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो कंटिन्यूटी में चलेगा, है ना? आप पहले पूछते हो कि प्रेज़ेंट के बारे में, फिर आप पास्ट के बारे में पूछते हो, फिर आप फ्यूचर के बारे में पूछते हो, तो क्या है, कंटिन्यूटी चलती है ना? तो इसी तरीके से स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग का लेसन में जो है हमेशा ही क्या चलता है, कंटिन्यूटी। फिर उसके बाद जो है इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रहता है। वर्बल बिहेवियर जो टीचर बोल के बताता है, नॉन वर्बल जैसे टीचर अपने गेस्चर्स से जो है बिहेव करता है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। नेक्स्ट है हमारी स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन। अब स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन में क्या है
सबसे पहले प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग क्या होता है? जांच पड़ताल। ये सारे पॉइंट्स जो है आपको सेम डिट्टो ही करने हैं, ऐसे ही चलेंगे आपके पॉइंट्स। उसके भी ये 4 चलेंगे और ये जो प्रॉबिंग क्वेश्चंस हैं इसके भी 5 होंगे। प्रॉम्प्टिंग मीन्स की जांच पड़ताल। जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, एक तो उसका जो है रिस्पॉन्स कैसा है, इनकरेक्ट तो नहीं है, नो रिस्पॉन्स तो नहीं है, है ना? फिर उसके बाद है सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। अगर बच्चे ने आंसर दिया है तो बच्चे ने वैसे ही तो नहीं आंसर दे दिया, लाइक हम कह सकते हैं कई बार तुक्का तो नहीं लगाया, है ना? तो उसके लिए हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। रीफोकसिंग, अगर करेक्ट नहीं है तो हम दोबारा से पूछ सकते हैं ताकि बच्चा जो है अच्छा आंसर दे, है ना? फिर उसके बाद रीडायरेक्शन, अगर कोई किसी बच्चे को क्वेश्चन इनकम्प्लीट है या नहीं पता चल रहा, लो रिस्पॉन्स है, तो उसके लिए हम जो है दोबारा डायरेक्शन दे सकते हैं ताकि बच्चा जो है आंसर तक पहुंच जाए, है ना? फिर उसके बाद इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, हम बच्चों को अवेयर कर सकते हैं बाद में ये सारे क्वेश्चन पूछने के बाद कि कब हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, है ना? फिर उसके बाद हमारी स्किल है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। अब इसमें क्या होता है स्टिमुलस वेरिएशन में कि हम क्या परसीव कर रहे हैं, क्या कैप्चर कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंग्स है? सबसे पहले है मूवमेंट्स, कि टीचर जैसे जो मूव करता है, अगर टीचर एक जगह पे खड़ा होकर पढ़ा रहा है ना, जब वो घूमता है आप देखते हो कि सारे बच्चे जो हैं वो अवेयर हो जाते हैं, है ना? तो वही स्टिमुलस वेरिएशन है। तो एक तरह से बच्चों को हम जब शिफ्ट कर देते हैं कि वो अटेंशन पोजीशन में आ जाए, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं, है ना? जिसे हम गेस्चर्स भी यूज करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं लुक एट दिस, या कुछ हम बोल रहे हैं, है ना? तो उससे बच्चे का ध्यान जो है वो उस कंसेप्ट पे जा रहा है। तो मूवमेंट्स हो गया, गेस्चर्स हो गया, स्पीच पैटर्न, हम जैसे पहले धीरे बोल रहे थे, फिर हम एकदम से थोड़ा हमने वॉल्यूम लाउड किया, या हमने जो है किसी डिफरेंट वे से बोला, है ना? आप ये ध्यान से सुनो ऐसे बोला, तो उससे भी जो है हमने फोकस किया। जैसे वो वर्बल फोकसिंग भी हो सकती है, गेस्चर से भी कि आप इधर देखिए, और वर्बल और गेस्चर ऐसा भी हो सकता है, हाँ जी आइए इधर देखिए, है ना? तो उससे भी बच्चा जो है वो ज़्यादा सीखेगा। फिर इसमें जो है इंट्रैक्शनल स्टाइल भी हैं, जैसे कि टीचर और क्लास में इंट्रैक्शन होती है, टीचर की बच्चों के साथ होती है, बच्चों की आपस में होती है, तो इससे भी जो है स्टिमुलस वेरिएशन होता है। फिर उसके बाद ओरल विजुअल स्पीचिंग मीन्स की पहले हम बोल रहे थे, अब हम दिखा भी रहे हैं, है ना? पोजिंग, साइलेंट हो जाना, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट जो बच्चों की होती है, वो सारी कौन सी स्किल है जिससे बच्चा जो है वो अटेंशन पोजीशन में आ जाता है और वो अच्छे से सीख पाता है। तो ये सारे आपने ऐसे ही याद करने हैं, मूवमेंट्स, गेस्चर्स, change in speech pattern, focusing, change in interactional style, oral visual speaking, pausing, physical involvement of the students। ठीक है, तो आप ये सारा जो है इसी वे से याद करना, ऐसे कर सकते हैं कि MGCFCOP स्क्वायर, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म थोड़ी सी याद रख लेना, इतनी सी, ताकि आप सही वे में ये जो है लिख सको। ऐसे ही हम इसकी भी बना लेते हैं जो हमने किया है क्वेश्चन वाला, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बना लेते हैं, PSR² मीन्स की प्रॉम्प्टिंग, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, रीफोकसिंग, रीडायरेक्शन एंड इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। नेक्स्ट है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। अब इसमें क्या है, एक्सप्लेनिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, है ना? तो वो टीचर मेड भी हो सकता है, डिजायरेबल बिहेवियर कौन सा हो सकता है, और अनडिजायरेबल बिहेवियर क्या होगा, हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले कि एक्सप्लेन अगर कर रहे हैं तो हम लिंक जो है वो बनाएं, जैसे कि अगर हम किसी भी टॉपिक के बारे में बता रहे हैं तो आगे से आगे लिंक्स हो, उनमें इंट्रोड्यूस करें बच्चों को, स्टेटमेंट्स, है ना? रिमार्क्स दें, ऑडियो विजुअल एड्स हम दिखाएं भी, बोले भी, और बच्चा जो है अच्छे से सीख पाए, है ना? जब भी हम एड्स यूज़ करेंगे, टेक्निकल वर्ड्स जो हैं बच्चों को डिफाइन करें। फिर उसके बाद जो है हम इसेंशियल पॉइंट्स को भी कवर करें, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी हों उसमें, बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगे। और फिर उसके बाद जो है टेस्टिंग पीपल अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चे कितना अंडरस्टैंड कर पाए हैं वो देखें। और बाद में हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन को हम रिकैप्चुलेशन भी बोलते हैं, कि जब हमने सारा पढ़ा दिया है बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? फिर उसके बाद है अनडिजायरेबल बिहेवियर, वो कैसे होगा, अगर इररेलेवेंट स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कि हम पहले कुछ पढ़ा रहे थे बाद में कुछ पढ़ाने लग गए, फ्लुएंसी नहीं थी, या वेग वर्ड्स, जैसे हम कह सकते हैं कि अनक्लियर वर्ड्स यूज किए कि बच्चों को पता ही नहीं चल रहा था। फिर उसके बाद है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट में क्या है
कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम रीइंफोर्स कर रहे हैं ताकि बच्चा आंसर कर पाए या बच्चा जो है सीख पाए। तो इसमें पॉजिटिव बिहेवियर भी होगा और अनडिज़ायरेबल बिहेवियर कौन-सा है ये भी हम जानेंगे। तो पॉज़िटिव बिहेवियर में क्या है सबसे पहले कि अगर हम बच्चों को हम बोलते हैं ना कई बार कि शाबाश, वेरी गुड, हाँ, तू कर सकता है बोल, है ना? तो उसी तरीके से यूज़ ऑफ प्रेज़ वर्ड्स हो सकते हैं। एक्सपेक्टिंग पीपल फेलियर की स्टेटमेंट अगर कुछ उसने बोल भी दिया तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि हम डाँटने ही लग गए, कोई बात नहीं, उसको बोलेंगे ऐसे नहीं बच्चे ऐसे करेक्ट बोल सकते हो, है ना? रिपीट किया फॉर एग्जाम्पल कि कई बार बच्चा जो है हमें आंसर देता है हम बोलते हैं हाँ ये आंसर है ना? तो उस आंसर को रिपीट करते हैं, पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट देते हैं हम, है ना? कई बार वेरी गुड कहते हैं या हम गेस्चर से ही कहते हैं, है ना? फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे जैसे कई बार उसके आंसर्स लिख देते हैं बच्चों के, नॉन वर्बल एक्शंस जैसे कि फ्रेंडली लुक देते हैं, है ना? तो इस वजह से ये जो है एक तरह से रीइंफोर्समेंट है। अनडिज़ायरेबल बिहेवियर कौन-सा होता है? इसमें ये भी आएगा यूज़ ऑफ एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट जैसे मैंने आपको बता दिया कि गुड, वेरी गुड, है ना? ऐसे। अनडिज़ायरेबल बिहेवियर कौन-सा है कि हम जो है डिस्करेज करेंगे कि तू तो कर ही नहीं सकता, है ना? उसकी वॉइस, टोन्स पे उसको डिस्करेज करें, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दें, जैसे मैंने अभी बोला कि नहीं कर पाएगा, है ना? उसको डिस्करेज करें, ठीक है? जैसे आईब्रोज़ हम हार्श पनिशमेंट देते हैं, आईब्रो कई बार उठाते हैं ना, गुस्से से देखते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, वैसे मतलब अवॉइड कर रहे हैं बच्चों को, है ना? रॉन्ग यूज़ ऑफ रीइंफोर्समेंट कि हाँ, तुझ मुझे पहले ही पता था तू कि नहीं करके आएगा, है ना? तू करता ही नहीं है। तो मतलब इस तरीके का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। बच्चों को हमने क्या करना है, एनकरेज करना, मोटिवेट करना है। तो इसके लिए जो है ये सारी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो टीचिंग में जो है ये सारी स्किल्स पढ़ाई जाती हैं। कौन-कौन सी? इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So hope you like this. Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.